कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज से। तो पहला न्यूज है हमारा, कर्नाटका हॉल्ट्स जॉब बिल एज इंडस्ट्री रेजेस अप्रोच। तो न्यूज में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि कर्नाटका ने अभी रिसेंटली एक बिल पास किया जिसमें कि 60% 70% ऑफ द जॉब्स जो थे वो वहां के जो कर्नाटका स्टेट के लोकल्स थे उनके लिए रिजर्व कर दिए गए। और ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के साथ ही नहीं बल्कि प्राइवेट जॉब्स के साथ भी हुआ। तो प्राइवेट जॉब्स के साथ जब ऐसी चीजें होती हैं तो आपको पता होगा कि बैंगलोर जो है वो एक बहुत इंडस्ट्रियल हब है, इंडिया का सिलिकॉन वैली बोला जाता है उसको, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जितने भी आपके अगर दोस्त होंगे जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह होंगे तो मोस्टली उनकी पोस्टिंग, जो उनका काम करने का जगह होता है वो होता है बैंगलोर, क्योंकि वहां पर ही ये सारी कंपनीज जो है उनका हेड ऑफिस होता है। तो बेसिकली अगर ऐसी कंपनीज में आप रिजर्वेशन प्रपोज कर देंगे तो क्या होता है कि ये कंपनीज टैलेंट के बेसिस पे हायर करती हैं। डजंट मैटर कि आप कौन से जगह से बिलोंग करते हैं, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो कंपनीज आपको हायर कर लेती हैं। बट अगर इनके ऊपर किसी तरीके का कोई बंधन लगा दिया जाएगा कि आपको इसी कम्युनिटी से हायर करना है या इसी स्टेट से हायर करना है, तो अल्टीमेटली इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगेगी और धीरे धीरे ये करके कंपनीज जो है वो वहां से अपने आप को बाहर निकालना शुरू कर देंगी। तो बहुत सारे मीम्स भी बने इस बात पे कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने बाकी स्टेट्स को अपॉर्चुनिटी दे दी है नया सिलिकॉन वैली बनाने का। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये प्राइवेट कंपनीज के साथ अगर जो है एक तरीके का discrimination हुआ। तो as a draft bill cleared by the Karnataka government mandating reservation for locals garnered adverse reactions from industry heads and trade bodies in the state. The government announced that it had been temporarily withheld and a decision would be taken after a review। यानी कंप्लीट बैकलैश के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अभी टेम्पररी टाइम के लिए इस बिल को हॉल्ट पे रखा जाएगा और थोड़े टाइम के बाद जब और डिस्कशंस हो जाएंगे इसके ऊपर कि अगर इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं, तो उसके बाद डिसाइड किया जाएगा इस बिल को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो अनाउंसिंग द यू टर्न ऑफ हिज गवर्नमेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फॉर्मरली ट्विटर, the Chief Minister Siddaramaiah said that the bill that aimed to provide reservation to Kannadigas in the private sector was still in an initial stage। यानी वहां के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि अभी शुरुआती दौर में ही ये बिल है, आगे हम देखेंगे कि इसके साथ प्रोसीड करना है या नहीं करना है। तो द कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ, ये है बिल का नाम, कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स बिल 2024, जिसको कि क्लियर किया था कर्नाटका कैबिनेट ने 15 जुलाई को। और ये इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और अदर एस्टैब्लिशमेंट्स में रिजर्वेशन ग्रांट करती थी। अपॉइंट लोकल कैंडिडेट्स इन 50% ऑफ द मैनेजमेंट पोजीशंस एंड 70% ऑफ द नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस। यानी जो अगर 100 लोग हैं मैनेजमेंट में तो उसमें से 50 लोग ऐसे होंगे जो लोकल कर्नाटका के लोग होंगे और नॉर्मल नॉन मैनेजमेंट पोजीशन में 100 में से 70 लोग ऐसे होंगे जो कि लोकल कर्नाटका के लोग होंगे। तो ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है बाकी सारे स्टेट्स के लोगों के साथ, और ये कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा राइट टू अपॉर्चुनिटी है उसके अगेंस्ट भी है। तो बेसिकली ओवरऑल ये जो बिल है ये डिस्क्रिमिनेटरी था टुवर्ड्स द जनरल पब्लिक ऑल्सो, प्लस ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्री पे भी देखने को मिलते। तो the provisions were met with stiff opposition from the industry heads while the Kannada organizations welcomed the move। तो अब देखिए बेसिकली कभी भी अगर हम बात करते हैं कर्नाटका वगैरह के बारे में तो रिसेंटली बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्सीज देखने को मिले थे कि वहां पर लोकल लैंग्वेज जो लोग नहीं बोलते थे उनको वहां से बाहर निकलने के लिए बोला जाता था। बहुत सारे वीडियोस भी ऐसे देखने को मिले थे जो कि जो साइन बोर्ड्स इंग्लिश में थे या हिंदी में थे और कन्नड़ा में नहीं थे उनको जाके वैंडलाइज कर दिया जा रहा था, तोड़ दिया जा रहा था। एयरपोर्ट्स पे लोगों से, जो लोग कन्नड़ा में बात नहीं कर रहे थे, उनके साथ बदतमीजी की जा रही थी।
तो ये एक तरीका का हेट्रेड है लोकल लोगों के मन में, जो कि दूसरे स्टेट्स के लोगों के लिए निकल कर आती है। और इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रॉपरली स्टेट प्रोवाइड करने में कामयाब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लोकलाइट्स को ऐसा लगता है कि बाहर के लोग आकर के हमारा जॉब्स लेके जा रहे हैं, इसीलिए हमें जॉब नहीं मिल पा रहा है। बल्कि एक्चुअल सिचुएशन ऐसी नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको किसी भी जॉब में पोजीशन मिल सकती है, इररिस्पेक्टिव कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं या कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए लोकल कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने इस मूव का बहुत दिल खोल के स्वागत किया इस बिल का, क्योंकि उनके हिसाब से ये कन्नड़ा जो लोग हैं उनके राइट्स को सपोर्ट करता है। लेकिन इंडस्ट्री लीडर्स ने इसको जो है वो इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई है। तो इंडस्ट्री लीडर इंक्लूडिंग किरण मजुमदार शॉ and Mohandas Pai and industry bodies such as NASSCOM and FKCCI opposed the bill। तो अभी बेसिकली यही है कि आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्री में तो नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बट मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे जो बिल्स हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है या हमारी यूनिटी है कॉमन इंडियन पीपल के बीच में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस इसका हमारे इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोनों ही इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। तो अगला न्यूज है, सेंटर आस्क स्टेट्स टू इंश्योर दैट क्वीर कम्युनिटी गेट्स इक्वल राइट्स इन प्रिजन्स। तो आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में जो प्रिजन्स से रिलेटेड लॉज होते हैं, जो जेल होते हैं उससे रिलेटेड लॉज होते हैं, वो स्टेट्स बनाता है, सेंटर नहीं बनाता है। सेंटर सिर्फ मॉडल गाइडलाइंस देता है जिसको फॉलो करते हैं स्टेट्स। तो क्वीर कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो LGBTQ प्लस कम्युनिटी में ये जो क्वीर कम्युनिटी, क्वीर है ये डिनोट करता है, क्यू है ये डिनोट करता है क्वीर कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, तो ये क्वीर कम्युनिटी जो है ये लोग ना अपने आप को एज मेल और ना ही फीमेल आइडेंटिफाई करते हैं। ये अलग अपना इनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो अपना अलग बताते हैं। तो सेंटर हैज आस्क्ड स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज टू इंश्योर दैट मेंबर्स ऑफ द क्वीर कम्युनिटी get equal rights in the prison and there is no discrimination in access to goods and services, especially prison visitation rights। तो बेसिकली अगर इंडियन सोसाइटी की हम बात करते हैं तो हमेशा से ही LGBTQ प्लस कम्युनिटी जो है उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखने को मिला है। आप कई बार ट्रेन्स वगैरह में आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे लोग आपको मिलते होंगे जिनको देख करके लोग हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो इन लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और प्रिजन एक ऐसी जगह है जहां नॉर्मल इंसान भी अगर जाता है तो उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगर उसमें कुछ स्पेशल अगर किसी तरीके से वो नॉर्मल पब्लिक से अलग है तो LGBTQ कम्युनिटी के अगेंस्ट भी प्रिजन्स में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। और इसी वजह से सेंटर ने स्टेट्स को ये गाइडलाइन दिया है कि इस चीज को इंश्योर करिए कि LGBTQ कम्युनिटी का जो राइट्स है वो इंश्योर्ड रहे, खास करके विजिटिंग राइट्स। विजिटिंग राइट्स क्या होते हैं? तो जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो लोग आकर के आपको जो विजिट करते हैं प्रिजन्स के अंदर, तो उस मामले में भी उनको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए मेल्स और फीमेल्स के जैसा ही। तो इन अ नोट टू द होम सेक्रेटरीज एंड हेड्स ऑफ प्रिजन्स, the Ministry of Home Affairs said it had come to the notice of the ministry that members of the queer community were often discriminated against because of their gender identity or sexual orientation and faced violence and disrespect, referring to the Model Prison Manual। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंटर जो है वो गाइडलाइंस देता है, तो वही वो गाइडलाइंस जो है वो मॉडल प्रिजन मैनुअल में दिए गए हैं, जिसमें कि बताया गया है कि अलग अलग स्टेट्स के जो जेल्स हैं उनको वहां पर क्या करना चाहिए, कैसी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि एक फेयर और जस्ट इन्वायरमेंट प्रिजनर्स को मिल सके। तो रेफरिंग टू द मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016, the Ministry of Home Affairs said every prisoner shall be allowed reasonable facilities for seeing or communicating with his or her family members, relatives, friends and legal advisors for the preparation of an appeal or for procuring bail or for arranging the management of his or her property and family
अफेयर्स। तो ये बहुत बेसिक चीज है कि कोई भी जो प्रिजनर है, इररिस्पेक्टिव कि वो मेल है या फीमेल है या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, प्रॉपर राइट्स होने चाहिए कि अगर वो अपने किसी फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से या जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है उनका, उनसे मिलना चाहता है, अपनी बात को उन तक पहुंचाना चाहता है, तो इन सब चीजों के लिए उनके पास रीजनेबल फैसिलिटीज होनी चाहिए, चाहे वो कॉल्स के थ्रू हो, वीडियो कॉल्स के थ्रू हो। इनफैक्ट ये जो मॉडल प्रिजन मैनुअल है, इसमें वीडियो कॉल्स के बारे में भी बात करी गई है कि महीने में एटलीस्ट एक बार जो प्रिजनर्स हैं उनको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो कॉल्स करवाया जा सके, ताकि एटलीस्ट उनको वो पूरी जो बाहर की दुनिया है उससे कट ऑफ ना हो जाए, उनका जो मेंटल स्टेबिलिटी है, सेननेस है, वो बरकरार रहे। So also the inmate should be allowed to have interviews with his or her family members, relatives, friends and legal advisors once in a fortnight, यानी कि 15 दिन में एक बार जो वीडियो कॉल्स की फैसिलिटी है वो होनी चाहिए। The number of persons who may interview a prisoner at one time should ordinarily be limited to 3. Interviews with female prisoners should, if practicable, take place in the female enclosure or वार्ड, कि अगर फीमेल प्रिजनर्स हैं तो उनका जो इंटरव्यू हो वो कोशिश की जाए कि आसपास में सिर्फ फीमेल्स ही हो, उसी बीच में हो, या फीमेल वार्ड में ही वैसा उनका जो इंटरव्यूज है वो हो, और एक टाइम पे 3 मेंबर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से रिलेटेड अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को इंक्लूड करने के लिए क्या काम कर रहा है, तो इंडियन सोसाइटी GS1 और GS2 दोनों के ही पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या स्टेप्स ले रही है हमारी गवर्नमेंट एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को और ज्यादा इंक्लूसिव फील करवाने के लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो अक्सर हम आंसर्स में अपने नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब आ जाते हैं अब हमारे नेक्स्ट न्यूज पर, जो है स्टेट्स कैन नॉट टिंकर विद द शेड्यूल कास्ट लिस्ट सेज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन गई हुई थी जिसमें कि हमारा बिहार से ही ये पिटिशन गया था, जिसमें कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसको इंक्लूड किया जा रहा था शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में। अब जनरली क्या होता है कि शेड्यूल कास्ट का जो लिस्ट होता है उसमें कुछ ऐड करना है या नहीं करना है उसका डिसीजन प्रेसिडेंट लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेट, अगर अब कोर्ट का यही कहना है कि स्टेट जो है वो खुद से डिसाइड नहीं कर सकता है, खुद से जो शेड्यूल कास्ट का लिस्ट है उससे छेड़खानी नहीं कर सकता। आपका खुद का अपना कोई लिस्ट है वो बात अलग है, लेकिन जो सेंट्रल लिस्ट है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की उसमें आप अपनी मर्जी से किसी और कम्युनिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं। So the Supreme Court has held that states cannot tinker with the scheduled caste lists notified under Article 341 of the Constitution. Any inclusion or exclusion of any caste, race or tribe or part of a group within the caste, races or tribes has to be by law made by the Parliament and not by any other mode or manner. कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारा यूनियन पार्लियामेंट ही इस लिस्ट में, चाहे वो किसी कास्ट को इंक्लूड करना हो, उसको बाहर निकालना हो, कास्ट, ट्राइब, एनीथिंग, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ये जो पावर है इंक्लूजन और डिलीशन का वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो द जजमेंट बाय द टॉप कोर्ट केम इन अ चैलेंज बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच पटना to a July 1, 2015 notification issued by the Bihar government on the basis of recommendation of the State Backward Classes Commission to merge the extremely backward class of Tati Tatwa with the scheduled caste of Pan और Savasi in the scheduled caste list। तो बिहार में एक स्पेशल कैटेगरी है EBC या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जिसका की एक कम्युनिटी है जिसमें ताती तातवा, और ये 2015 में स्टेट गवर्नमेंट ने, बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट की जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन होती है उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर इस ताती तातवा कम्युनिटी को ईबीसी से निकाल करके मर्ज करने की बात की थी पान या सवासी कम्युनिटी के साथ, जो कि एससी कैटेगरी में आते हैं। तो वहां पर अब इसी के अगेंस्ट फिर ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच है उन्होंने ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, जिसका कि ये रिजल्ट है कि
स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एससी लिस्ट के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती है। यानी ये जो जुलाई 1, 2015 का नोटिफिकेशन है ये अब खारिज हो चुका है। तो द मर्जर वुड इनेबल द ताती तातवा टू क्लेम द बेनिफिट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स। The state government had no competence, authority or power to tinker with the lists of scheduled castes published under Article 341 of the Constitution. The court said the State Backward Commission in the first place had jurisdiction to recommend the joining of a caste or group with a notified scheduled caste community. कि सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इसका रिकमेंडेशन दे सकती है स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। इसके रिलेटेड उनके पास कोई मैंडेटरी पावर्स जो है वो नहीं है। ठीक है, अब आ जाता है हमारे आज के एडिटोरियल्स पर। तो पहला एडिटोरियल है इंटर जेनरेशनल इक्विटी एज अ टैक्स डिवोल्यूशन क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंटर जेनरेशनल इक्विटी का क्या मतलब होता है। तो इंटरजेनरेशनल इक्विटी की अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये टर्म काफी सुनने को मिलता है कि अलग अलग जनरेशन्स के बीच में कितनी इक्विटी है, कि आज की जनरेशन के पास अगर एक दिन में 10 लीटर पानी है यूज करने के लिए तो कल के जनरेशन के पास वो 10 लीटर पानी होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली रिसोर्सेज की बात होती है यहाँ पर। अगर हम टैक्स डेवल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आज की जनरेशन के पास जो रिसोर्सेज हैं उनके पास कि इतना मेरा पर कैपिटा इनकम है, इतना टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, तो उसी तरीके से क्या कल की जनरेशन के पास ये होगा या नहीं होगा। तो इंटरजेनरेशनल इक्विटी है कि अलग अलग जनरेशन्स के बीच में जो इक्विटी होती है। तो द फाइनेंस कमीशन डिसाइड्स द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला फॉर स्टेट शेयर इन यूनियन टैक्स रेवेन्यू एवरी 5 years। तो आर्टिकल 280 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में कि हर 5 साल पर जो 5 years पर हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? तो फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि सेंटर के पास जो रेवेन्यू है, पूरे साल का जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो हम स्टेट्स में कैसे बांटेंगे इस बारे में डिसीजन लिया जाता है। एट प्रेजेंट हमारा 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो काम कर रहा है, जिसकी रिकमेंडेशंस थोड़े टाइम में हमें देखने को मिलेंगे। तो द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला एम्स टू बैलेंस इक्विटी एंड एफिशिएंसी विद अ फोकस ऑन इंटरजेनरेशनल इक्विटी। तो ये जो फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशंस देता है वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए देता है कि किसी भी स्टेट को डिस्क्रिमिनेटेड फील ना हो, कि ऐसा ना हो कि जो हायर डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज चले गए और जो लोअर डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनके पास कम रिसोर्सेज चले गए। तो इक्विटी बनी रहे सारे स्टेट्स के बीच में, इस बात का ध्यान जो है वो फाइनेंस कमीशन रखता है। तो इंटरजेनरेशनल इक्विटी इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम्स फॉर एवरी जनरेशन। हर एक जनरेशन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज रहे। गवर्नमेंट डिसीजंस एंड एक्शंस शुड नॉट बर्डन फ्यूचर जनरेशंस फाइनेंशियली। अब इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसे एक्शंस ना ले जो कि आगे आने वाली जनरेशंस के लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी से ज्यादा एक फाइनेंशियल बर्डन की तरह नजर आए। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में अगर इनकम टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाता है तो कल को जाकर के जो लोग होंगे वो और ज्यादा अर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज आपके पेरेंट्स जितना अर्न कर रहे थे आप उससे ज्यादा अर्न करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स के ऊपर जितना इनकम टैक्स का बर्डन था उससे ज्यादा आपके ऊपर रहेगा। तो ये चीज सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे आने वाली जनरेशंस जो है उनके ऊपर वो बर्डन की तरह नजर आए। तो टैक्स रेवेन्यू शुड कवर करंट एक्सपेंडिचर्स विदाउट रिजॉर्टिंग टू एक्सेसिव बोरोइंग। प्लस एक चीज है कि बोरोइंग कि सरकार जो है वो लोन लेती है। अब लोन अगर आज की गवर्नमेंट ले रही है तो कल जो गवर्नमेंट बनेगी उसको वो लोन रीपे करना पड़ेगा। यानी कल अगर हमारे पास प्रॉपर रेवेन्यू नहीं रहा तो जो डेली का खर्च होगा उसके साथ, फॉर एग्जाम्पल अब इसको छोटे लेवल पे हम समझते हैं कि आपके फादर ने एक लोन लिया, इसको अगर हम समझें कि मेरे फादर की इनकम थी 100 रुपीज और उन्होंने लोन लिया 50 रुपीज का।
अब ये लोन इन्होंने अपने लाइफ के एंड ईयर्स में लिया, यानी उसके इस लोन को वो कंप्लीटली रीपे नहीं कर पाया और इस लोन का एक सर्टेन अमाउंट हम मान लेते हैं कि 40 रुपीज जो है वो बाकी रह गया रीपे करने के लिए। अब ये लोन जो है, ये जो सन है उसको पे करना पड़ेगा। अब ये सन का अगर इनकम जो है वो 140 रुपीज रहेगा तो 40 रुपीज जो है वो इसका चला जाएगा इस लोन को रीपे करने में, जो कि इसने लिया भी नहीं था। यानी ये इंटर जेनरेशनल बर्डन जो है वो इसके ऊपर आ गया। तो यही अगर हम फादर को रिप्लेस कर देते हैं गवर्नमेंट से, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो अगर लोन लेती है और उसको रीपे नहीं कर पाती है तो आगे आने वाली गवर्नमेंट जो है, यानी हमारी फ्यूचर गवर्नमेंट्स के ऊपर वो बर्डन बढ़ जाएगा और जो डिस्पोजेबल इनकम बचेगा गवर्नमेंट का पॉपुलेशन के ऊपर स्पेंड करने के लिए, वो इनकम घट जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई जब बढ़ेगी इसका मतलब है कि आपका रियल इनकम जो है वो घटता चला जाएगा। तो जब रियल इनकम अगर घटेगा और आपका डिस्पोजेबल इनकम जो है वो भी घट जाएगा, तो ओवरऑल आपके पास जो इंटरजेनरेशनल बर्डन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार को ध्यान में रखना होगा कि ऐसे फैसले ना लिए जाए जो आगे आने वाली जनरेशंस के लिए एक बर्डन के रूप में नजर आएंगी। तो अब यहां बात हो रही है इंट्रा जेनरेशनल इक्विटी की। अब इंट्रा जेनरेशनल इक्विटी क्या होता है? तो इंटर मतलब दो अलग अलग जनरेशंस के बीच में, इंट्रा मतलब जो एक साथ जो लोग हैं एक जनरेशन के बीच में, यानी कि अब अलग अलग स्टेट्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि जो बिहार में रह रहे हैं लोग, कहीं उनके ऊपर ज्यादा बर्डन तो नहीं है कंपेयर टू जो लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनके ऊपर कम बर्डन तो नहीं है। तो यहाँ है कि हाई इनकम स्टेट्स, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब हाई इनकम स्टेट्स है, फाइनेंस मोर ऑफ देयर एक्सपेंडिचर थ्रू ओन टैक्स रेवेन्यू एंड बोरो less, while the low income states rely more on union financial transfers and have higher revenue deficits। तो यहाँ पर जो हाई इनकम स्टेट्स हैं, क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा है तो उनके पास रेवेन्यू ज्यादा है अपने लोगों पर खर्च करने के लिए, तो वो सेंटर से दिए गए रेवेन्यू पे कम रिलाई करते हैं। और वहीं जो लो इनकम स्टेट्स हैं वो इस बात पे ज्यादा डिपेंड करते हैं कि सेंटर से हमको कितना रेवेन्यू मिलेगा ताकि हम अपने कॉमन जो खर्चे हैं उसको मीट कर सके। तो द आर्टिकल सजेस्ट इंक्लूडिंग इंटरजेनरेशनल इक्विटी एज अ फैक्टर ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन फॉर्मूला। यहाँ पर बस सजेशन दिया जा रहा है। अब अभी जो हमारा फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशंस जो होता है वो अलग अलग चीजों पर बेस्ड होता है कि आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पॉलिसीज कैसी है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से रिलेटेड पॉलिसीज कैसी है, इनकम कितना है, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है जो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन होता है वो। तो यहाँ जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि इंटर जेनरेशनल इक्विटी को भी हमें एक क्राइटेरिया के रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कहाँ? तो टैक्स डिवोल्यूशन के लिए। और इससे क्या होगा कि जो अलग अलग जनरेशंस, हमारी आने वाली जनरेशंस होंगी, उनके ऊपर जो टैक्स का बर्डन है या जो फाइनेंस का बर्डन है वो उतना ज्यादा नहीं होगा। This includes considering per capita income, population and area. So ensuring fiscal discipline and sustainable development should be a priority। कि कभी भी हमारा जो फाइनेंस कमीशन इसीलिए हमारा बनाया जाता है ताकि हमारा जो फिस्कल डेवलपमेंट है वो हो सके और फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन रह सके, कि ऐसा ना हो कि किसी टर्म में हमने इतना ज्यादा बोरो कर लिया कि उसको मीट करते करते हमारी आगे आने वाली जो जनरेशंस हैं वो परेशान हो जाए। तो क्या क्या रिकमेंडेशंस यहाँ दिए गए हैं? तो इस आर्टिकल में जो ऑथर है वो कहते हैं बैलेंसिंग इंटरजेनरेशनल एंड इंट्राजेनरेशनल इक्विटी इज क्रूशियल। पॉलिसीज शुड नॉट डिस्प्रोपोर्शनेटली फेवर वन जनरेशन ओवर द अदर। Fiscal policies must consider long-term sustainability and equitable growth across the states। कि ना कि सिर्फ आने वाली generations पे हमें फोकस करना है, यानी इंटरजेनरेशनल इक्विटी पे, बल्कि इंट्रा जनरेशनल इक्विटी पे भी इक्वली फोकस करना है। तो एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है इंटरजेनरेशनल इक्विटी और इंट्रा जनरेशनल इक्विटी के बीच में। प्लस इस बात का भी ध्यान देना है कि अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो इक्वली डेवलप हो सके, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज रहे फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए। अब आ जाते हैं आज का हमारा जो लास्ट एडिटोरियल है उसके ऊपर, चूजिंग द राइट ट्रैक टू कट पोस्ट हार्वेस्ट
लॉसेस। तो यहाँ जो ऑथर्स हैं वो बात कर रहे हैं जो हमारा एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स है उससे रिलेटेड। अब एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो यूज होता है हमारे एग्रीकल्चरल मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जो ऑथर्स हैं वो कहते हैं कि इंडिया रैंक सेकेंड इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, but only accounts for 2.4% of the global agricultural exports, ranking 8th in the world। यानी ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में देखें तो सेकेंड नंबर पे हैं हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, कि सबसे ज्यादा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम एक्सपोर्ट्स में देखें तो इंडिया का जो रैंक है वो 8th है, और सिर्फ 2.4% यानी 100 kgs ऑफ फूड ग्रेन्स अगर एक्सपोर्ट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें सिर्फ 2.4 kg ऐसा है जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है, और इस नंबर को हमें इंक्रीज करने की जरूरत है। तो दिस डिस्क्रिपेंसी इज एट्रीब्यूटेड टू लो प्रोडक्टिविटी, quality standards issues and inadequate transportation infrastructure leading to significant post harvest losses। तो अब जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें दो तरीके के लॉसेस होते हैं, प्री हार्वेस्ट लॉसेस और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी फसल की कटाई के पहले और फसल की कटाई के बाद। तो प्री हार्वेस्ट यानी कि अब फसल खेत में लगा है, कहीं कोई कीड़ा लग गया या फिर कोई जानवर घुस गया आपके फसल में, या बहुत बारिश हो गई, सूखा पड़ गया, इस वजह से आपकी जो फसल है वो हो ही नहीं पाई, तो वो हो गया प्री हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है मतलब फसल कट करके आपने उसको स्टोर कर दिया, उसके बाद क्योंकि आपके पास स्टोरेज के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है तो वो फसल खराब हो गया, चाहे जिस भी रीजन से हो, बहुत गर्मी हो गई या कोई कीड़ा लग गया उस वजह से वो खराब हो गया, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ये हो गए। तो इंडिया में बहुत सारा ऐसा फूड क्रॉप्स रहते हैं जो कि हार्वेस्ट के बाद, क्योंकि हमारी स्टोरेज, हमारा ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं है, तो हार्वेस्ट के बाद वो खराब हो जाते हैं। इसके अलावा लो प्रोडक्टिविटी, यानी हमारा जो लैंड है वो भले ही हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, आज भी हमारा करीब 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया का वो खेती में एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, तो उस हिसाब से इंडिया की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए थी वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। यानी एक खेत से आप कितना फूड ग्रेन्स जो है या क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी को प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट टेक्नोलॉजी नहीं है, मोस्ट ऑफ द जितना जो लैंड है वो मोस्टली छोटे छोटे लैंड्स हैं, कि 10 लोग मिलकर के अगर बहुत बड़े से लैंड में खेती करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, रादर देन कि 10 लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग खेती कर रहे हैं, तो क्योंकि वो अलग से सीड्स यूज कर रहे हैं, अलग से मशीन्स यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो लो है। दूसरा है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इश्यूज, कि बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं जो कि इंडियन प्रोडक्ट्स कभी कभी मीट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाते हैं। तो अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात करें तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 1,52,790 करोड़ एनुअली का यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होता है, और ये डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का 2022 का। तो मेजर लॉसेस अकर इन पेरिशेबल कमोडिटीज सच एज एग्स, फिश, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, with the export of perishables facing significant losses during transportation। perishables यानी कि जो आइटम्स जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि अंडे हो गए, फ्रूट्स, फिश, मीट, वेजिटेबल्स, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में ही इनका जो शेल्फ लाइफ होता है वो खत्म हो जाता है और ये यूज के लिए केपेबल नहीं रहते। तो अगर हम लॉजिस्टिकल चैलेंजेस की बात करते हैं तो द मेजर causes of post harvest losses include inefficiencies in storage, transportation and marketing, especially during the export of the perishables। Strengthening the agri logistics is a priority with focus on farm to market connectivity। farm to market connectivity का मतलब है कि यहाँ आपका
अगर आपका जो फार्म है, आपकी जो खेत है वो यहाँ पर है, तो ज्यादा दूर आपको ना जाना पड़े अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। मार्केट जो है उससे इजी कनेक्टिविटी हो, चाहे भले ही ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही हो, लेकिन इजी कनेक्टिविटी हो, ताकि अगर जो पेरिशेबल आइटम्स हैं जिनको कि हाँ 1 हफ्ते में खराब हो जाएगा, तो उस 1 हफ्ते के बफर टाइम में आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं। तब तो जाकर के कहीं हमारी एग्री लॉजिस्टिक्स जो है वो ठीक हो पाएंगी। और यहाँ पर इन ऑथर्स के हिसाब से इंडियन रेलवेज जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो अभी रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि इंडियन रेलवेज जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, चाहे वो नए नए ट्रेन हो, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, या और भी अलग अलग ट्रेन जो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो इंडियन रेलवेज जो है वो अभी अपना पीक फेज ऑफ द डेवलपमेंट पे है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्पेशल ट्रेन चलाएं जो कि सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही यूज किए जाएं, ताकि जो बाई रोड जाते वक्त जो लॉसेस होते हैं, कभी गाड़ी खराब हो गई इस वजह से, या ट्रैफिक मिल गया इस वजह से। आप देखिए कि रात को ट्रक्स का जो ट्रैफिक होता है वो कितना ज्यादा होता है, कभी कभी ट्रक्स जो है वो बीच रास्ते में खराब हो जाते हैं, तो उसमें जो भी सामान रखा है वो भी खराब हो जाता है। तो इंडियन रेलवेज का अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो शायद ये सारे प्रॉब्लम्स को हम एलिमिनेट कर पाएंगे। तो इंडियन रेलवेज विच एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट्स कमोडिटीज लाइक आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस can play a crucial role in reducing the post-harvest losses. Initiatives such as Truck on the Train service and the Kisan Rail scheme are highlighted as potential solutions to improve the transport of the perishables. Kisan Rail scheme, ये स्कीम अभी रिसेंटली चलाई गई, जिसमें कि सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ही ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रॉपर ट्रेन्स जो है वो चलाई गई थी, लेकिन पूरे अराउंड द ईयर ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती है और इसी को इंक्रीज करने की जरूरत है। तो एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रक ऑन द ट्रेन। ट्रक ऑन द ट्रेन मतलब कि जो ट्रक है जिसमें कि सामान रखा हुआ है उसको ट्रेन पे लोड करके उसके बाद उसको जहां भी पहुंचना है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेन जो है वो आपके खेत तक नहीं जा सकती है, लेकिन खेत से ट्रेन तक पहुंचने के लिए ट्रक का इस्तेमाल करना, फिर ट्रक जो है उसको ट्रेन पे लोड करके उसको मार्केट तक पहुंचाना। तो ये किसान रेल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल गुड्स सच एज मिल्क, कैटल फीड एंड अदर प्रोड्यूस। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल ट्रेन्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक टू ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल्स एंड सीड्स बिटवीन मार्केट्स एंड प्रोड्यूसर्स। कोविड के टाइम पे ये किसान रेल स्कीम वगैरह चलाई गई थी, जिसमें कि प्रोड्यूसर्स और मार्केट के बीच के जो डिस्टेंस है उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए इनिशिएटिव्स जो है वो लिए गए थे। तो अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक अगर रेलवेज में बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट की मोनोपोली है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो रेलवेज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आप रोडवेज में देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर की बसेस आपको दिखेंगी। एयरवेज में तो अब कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इंडियन गवर्नमेंट ओन करती है, एयर इंडिया भी अब प्राइवेटाइज हो चुका है। लेकिन रेलवेज ऐसा है जिसमें कि कंप्लीट मोनोपोली जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास है, कि कोई भी प्राइवेट कंपनी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपना खुद का ट्रेन जो है वो चला सकती है। लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए हम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को ऑथराइज कर सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो इसमें इंटरेस्टेड होंगी, ताकि वो जो है वो अपना खुद का ट्रेन चला करके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कर सके। और यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, जैसे कि रोड्स जब बनते हैं वहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनता है, क्योंकि कंप्लीटली गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है हर कुछ को मैनेज करना। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों पार्टनरशिप में ऐसा इनिशिएटिव ले सकती हैं। प्लस इससे इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब जैसे ट्रक हो गया या रोड से चलने वाली जितनी भी व्हीकल्स होंगी वो चलेंगी या तो पेट्रोल से या डीजल से। अब पेट्रोल और डीजल अगर यूज होगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो इंक्रीज होंगे, और अल्टीमेटली इससे हमारा क्लाइमेट चेंज जो है वो बढ़ेगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। लेकिन वहीं अभी हम देख रहे हैं कि ट्रेन्स जो है वो इन्वायरमेंटली बहुत सस्टेनेबल होती हैं, भले ही वो कोल से चलती हो, लेकिन आजकल इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती हैं और ग्रीन एनर्जी से भी चलती हैं। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव जो है वो ट्रेन जो है
with studies indicating significant carbon dioxide savings compared to the road transport. तो recommendations क्या है? Investment in specialized wagons for temperature controlled transport and rail side facilities for safe cargo handling, or addressing staffing shortages through recruitment and training, prioritizing railways for fruit and vegetable transportation for efficient logistics. कि क्योंकि ट्रेन्स जो होते हैं उसमें स्पेशलाइज्ड वैगन्स क्रिएट किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर ट्रेन ही है तो उसी में एक दो डब्बे ऐसे लगा दिए जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए ही यूज किए जाएंगे, जिनकी स्टॉपेज कम होती है क्योंकि उनका जो इन्वायरमेंट होता है एसी वेसी लगा होता है, तो इट्स वेरी इजी कि वहां बहुत आसान हो जाएगा कि वहां पर जो चीजें रखी गई हैं वो इतना आसानी से खराब ना हो. तो खास करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और पेरिशेबल आइटम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ जो ऑथर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि ट्रेन को हम एक वायबल ऑल्टरनेटिव की तरह यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू. जय हिंद.